Hello students, in this video we'll discuss chapter number 1, the Union Legislature. Students, in this video we'll discuss about Parliament. Parliament क्या है, Parliament क्यों है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे. Then we'll talk about two houses of Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha. ओके लोकसभा को पढ़ेंगे और राज्यसभा को पढ़ेंगे. Powers and functions of Lok Sabha, powers and functions of Rajya Sabha. Okay, and finally we'll summarize the chapter with the functions and powers of Parliament. We'll start video with warm-up section. Here two images are given and question is there. Identify the given images. So students, these images is of Parliament, Indian Parliament. Okay, this one is current building, current Parliament. ठीक है, पर इन फ्यूचर ये ओल्ड बन जाएगी बिकॉज वी हैव न्यू पार्लियामेंट. हमारे पास न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग आ गई है. इन फ्यूचर जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स होगी वो इस बिल्डिंग में होगी. ओके, ये अभी करंट यहाँ पर प्रोसीडिंग्स हो रही हैं, पर इन फ्यूचर ये क्या हो जाएगी बच्चा, ओल्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर दिस बिल्डिंग्स लोकेटेड. दीज बिल्डिंग्स आर लोकेटेड इन दिल्ली, नेशनल कैपिटल. जो हमारी भारत सरकार है स्टूडेंट्स, इंडियन गवर्नमेंट है, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ऑल इन ऑल सी ही है ना, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट, ये जो भी काम कर रही है वो अपने 3 ऑर्गन्स के थ्रू कर रही है. वो 3 ऑर्गन से लेजिस्लेचर का काम होता है रूल्स रेगुलेशन बनाना, नियम कानूनों को बनाना. एग्जीक्यूटिव्स वो व्यक्ति होते हैं बच्चा जो इन नियम और कानूनों को फॉलो करवाते हैं, इम्प्लीमेंट करवाते हैं, एनफोर्स कराते हैं. दिस ऑर्गन, द लेजिस्लेचर, विल मेक रूल्स रेगुलेशन लॉज एंड द एग्जीक्यूटिव विल एनफोर्स देम, एंड जुडिशरी द पावर टू इंटरप्रेट लॉ, नियम कानून को इंटरप्रेट करना, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना, ये किसका काम है बच्चा, जुडिशरी का. और जो भी इन नियम और कानून को नहीं मानेगा वो भी फाइनली कहाँ जाने वाला है, कोर्ट. जो लेजिस्लेचर है वो बनाता है लॉज, नियम, ठीक है, कानून. जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो उन्हें इन्फोर्स कराते हैं, और जो जुडिशरी होती है वो इंटरप्रेट करती है लॉ को और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को देती है एक सेफगार्ड. ठीक है, चलो. जो लेजिस्लेचर होते हैं वो लॉ मेकिंग बॉडी होते हैं. अगर हम सेंटर की बात करें या यूनियन लेवल पे बात करें, सेंट्रल लेवल पे बात करें, तो ये जो लॉ मेकिंग बॉडी है इसका नाम है पार्लियामेंट. पार्लियामेंट को हिंदी में बोलते हैं संसद. ठीक है, तो नेम ऑफ इंडियन पार्लियामेंट इज संसद. चलो, और अगर ये यूनियन लेवल पे है तो इसे तो हम क्या बोल रहे हैं, पार्लियामेंट. पर स्टेट लेवल पे भी तो होगी, स्टेट भी तो अपने लॉज बनाते हैं, तो स्टेट लेवल पे इसे हम कहते हैं विधान सभा हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली. पार्लियामेंट यूनियन लेवल पे होगी जिसका हिंदी होता है संसद, और विधानसभा स्टेट लेवल पे होती है जिसका इंग्लिश होता है लेजिस्लेटिव असेंबली. ठीक है बात. कुछ स्टेट्स हमारे इंडिया में ऐसे हैं जहां पर बाई कैमरल लेजिस्लेचर है. बाई कैमरल मतलब 2 हाउसेज होंगे. जैसे यूनियन लेवल पे जो पार्लियामेंट है उसमें लोकसभा और राज्यसभा है, वैसे ही कुछ स्टेट्स में, सारे स्टेट्स में नहीं है, सारे स्टेट में तो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, पर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं बेटा जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है. पर ऐसे सिर्फ 6 स्टेट्स हैं. I hope you all know India has 28 states and 8 union territories. So out of these 28 states, only six, सिर्फ 6, 28 स्टेट्स मतलब 28 स्टेट्स में से सिर्फ 6 में ही क्या है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल भी 6 स्टेट्स में और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है. अब आपका होमवर्क है कि आप ये 6 स्टेट्स का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के देंगे. नहीं पता, नो इश्यूज, नो प्रॉब्लम, आप गूगल करें, पढ़ें, लर्न करें और फिर कमेंट सेक्शन में लिख दें. ठीक है बात बेटा. ये बहुत ही मुश्किल सी बात होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, बिल्कुल असंभव ही होती है कि इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री को एक अकेली सरकार मैनेज कर ले. बहुत मुश्किल बात है बच्चा. और ऐसा भी नहीं है कि इतनी बड़ी कंट्री है
3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का तो एरिया ही है। साथ ही साथ 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, मेजर रिलीजन है, माइनर रिलीजन है, कास्ट है, सब कास्ट है। तो भाई इतने कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर को मैनेज करना क्या इजी काम होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। सो क्लियर डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनका बिल्कुल क्लियर डिवीजन हो जाए सेंटर और स्टेट के बीच में, ये बहुत 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 ज़रूरी है, ठीक है। तो 3 लिस्ट प्रोवाइड की है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, वो तीनों लिस्ट के अकॉर्डिंग आपकी सबको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पता है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, आप अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल करते जाएं, कंट्री ऑटोमेटिकली डेवलप करेगी। चलो, तो यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं उनमें डील करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ इन दिस लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी लॉज बनेंगे उसकी पावर किसके पास होगी? यूनियन लेजिस्लेचर, लोकसभा और राज्यसभा के पास। अब एग्जाम्पल क्या है यूनियन लिस्ट में जो मैटर्स हैं, जो आइटम्स हैं, उनका पहला फॉरेन अफेयर्स। हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ कैसे रिलेशन रखते हैं, चाइना के साथ कैसे होंगे या पाकिस्तान के साथ कैसे होंगे, ये स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, इसको डिसाइड करती है यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है बात। फिर डिफेंस, डिफेंस को भी एक स्टेट हैंडल नहीं कर सकता, डिफेंस मतलब हमारी बाउंड्रीज की सेफ्टी, तो वो भी कौन करती है बच्चा? यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट सेम है ना। एंड फाइनेंस, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ इन्वेस्ट किया जाएगा, ऑन अ नेशनल लेवल डिसाइडेड बाय यूनियन लेजिस्लेचर। ये जितने भी मैटर्स हैं, भले वो फॉरेन अफेयर हो, डिफेंस हो, फाइनेंस हो, इनका नेशनल इंपॉर्टेंस है। जो इस कैटेगरी में जितने भी मैटर्स आएंगे वो सारे कैसे होंगे? नेशनल इंपॉर्टेंस के। देन आएगी स्टेट लिस्ट। कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं बच्चा जिनका इम्पोर्टेंट स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा होता है, जिनकी इंपॉर्टेंस स्टेट के लिए ज़्यादा होती है, जैसे कि स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, ठीक है। अब किसी स्टेट में तो भर भर के पानी है, किसी स्टेट में पानी नहीं है, तो इरिगेशन सेंट्रल लेवल की प्लानिंग में नहीं आएगा, तो वो स्टेट लेवल में आता है। हेल्थ, पुलिस, पुलिस मतलब लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक हेल्थ, ये स्टेट के पास रहेंगे। तो इनमें जितने भी लॉज बनाने होंगे वो कौन बनाएगी? स्टेट लेजिस्लेचर, स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। देन कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। अब कुछ मैटर्स ऐसे हैं स्टूडेंट्स जो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सेंटर के लिए भी इंपॉर्टेंट है और स्टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, जैसे एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है मिलावट, बहुत प्रॉब्लम है ना, एडल्ट्रेटेड मेडिसिन आ रही है, एडल्ट्रेटेड फूड आ रहा है, मिलावट का फूड, मिलावटी दवाइयाँ, तो ये प्रॉब्लम सेंटर के लिए भी है और स्टेट के लिए भी है। फिर फॉरेस्ट, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्टेट के लिए भी फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस है और सेंट्रल लेवल पे भी है। एजुकेशन भी सेम है ना। अच्छा, सेंट्रल लेवल से प्लानिंग इसलिए नहीं हो सकती, 28 स्टेट्स हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो उन लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स सेंट्रल लेवल प्लान नहीं करता है, तो स्टेट सेंट्रल लेवल भी प्लान कर सकता है और स्टेट भी प्लान कर सकता है। अगर आपको CBSE बोर्ड चलाना है, स्टेट बोर्ड चलाना है, दोनों ही चलते हैं, इसीलिए एजुकेशन भी में भी रूल रेगुलेशन दोनों बनाएंगे, सेंटर भी और स्टेट भी। Both of these can make laws on the subject in this list. Concurrent list में जितने भी सब्जेक्ट होंगे उनमें सेंटर और स्टेट दोनों ही लॉज बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट अभी कभी सेंटर वर्सेस स्टेट या स्टेट वर्सेस सेंटर हो जाए तो हमेशा विजय भवा कौन होंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। ओके, नाउ यूनियन लेजिस्लेचर। यूनियन लेजिस्लेचर में 2 हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा है लोअर हाउस, राज्यसभा है अपर हाउस। लोकसभा को हम हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं और राज्यसभा को हम काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं। लोकसभा हाउस ऑफ द पीपल, राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट। लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। द पार्लियामेंट, ओके, जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसे हम कहते हैं इंडियन पार्लियामेंट, उसे हम संसद भी कहते हैं, संसद हिंदी वर्ड, इंग्लिश पार्लियामेंट। पार्लियामेंट तो देखो बच्चा ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलेंगी, पर हर पार्लियामेंट का
हर कंट्री में अपना अपना नाम होगा। जैसे जर्मनी में राइक्सटैग रखा गया था, इंडिया में ये संसद है। अब पार्लियामेंट में कौन कौन आता है बच्चा, क्या कौन कौन आता है, मतलब क्या क्या पार्लियामेंट कंसिस्ट करता है। तो पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट है, और 2 हाउसेस हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा एंड राज्यसभा। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है बात। चलो, दे आर ऑल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोकसभा को लोअर हाउस और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि 2 हाउस है, ये जो सिस्टम है इसे हम कहते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। 2 हाउसेस का जो सिस्टम होता है उसे बाई कैमरल कहते हैं। एक हाउस को हम कहते हैं यूनी कैमरल। क्या बोलते हैं बच्चा, यूनी कैमरल। एक हाउस होगा तो पर 2 हाउस है, लोकसभा है और राज्यसभा भी है। सॉरी, तो लोकसभा और राज्यसभा होने के कारण हम इन्हें क्या कहते हैं, बाई कैमरल। ठीक है, एक बार ये पैराग्राफ फिर से, हमारी इंडियन पार्लियामेंट को हम संसद कहते हैं, इसमें 2 हाउसेज हैं और प्रेसिडेंट है। दोनों हाउस हैं लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस भी कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। और ये दोनों 2 हाउस का जो सिस्टम होता है इसे बोलते हैं बाई कैमरल लेजिस्लेचर। अब हम पहले देखेंगे लोकसभा। जो लोकसभा है ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है हमारी कंट्री में। ये लॉज को बनाती है, फ्रेम करना मतलब बनाना। which are made by elected representative। लोकसभा का जब इलेक्शन होता है स्टूडेंट्स, हम जनरल पब्लिक ही जिनकी एज 18 ईयर से ज़्यादा हो जाती है, 18 ईयर होती है, वो जाके वोट डालते हैं। इट मीन्स दीज आर द पीपल हु आर इलेक्टेड बाय जनरल पब्लिक। तो लोकसभा में जो भी लोग बैठेंगे वो जनरल पब्लिक के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, चलो इन्हें हम कहेंगे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो पार्लियामेंट है वो न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। लोकसभा को हम हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ के जो मेंबर है वो डायरेक्टली इलेक्ट होके आते हैं। कितने सालों के लिए, 5 ईयर्स के लिए। जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, जिसे हम लोकसभा कहते हैं, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 550 होती है, मैक्सिमम 550 होती है, जिसमें से इसका आप डिवीजन कैसे करेंगे, 530। तो जो ये 530 है ये आएंगे 28 स्टेट से, और बचे हुए 20 आते हैं बच्चा यूनियन टेरिटरीज से। पहले यहाँ पर 552 हुआ करते थे और ये 2 लोग हुआ करते थे एंग्लो इंडियंस, पर अब हमने इन एंग्लो इंडियंस की सीट को कर दिया है खत्म। तो अब होते हैं 550 पीपल। After this, 530 from 28 states and 20 from 8 union territories. लोकसभा में बी डिसॉल्व बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। कई बार ऐसे होता है बच्चा कि पीएम अपनी ड्यूटीज फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, कोई और प्रॉब्लम आ गई, या बहुत सारे लोगों ने रिज़ाइन कर दिया, या बहुत सारे लोग डिससेटिस्फाइड थे दूसरी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए आ गए। तो कुछ भी एक कंडीशन को लेके जो लोकसभा होती है कई बार डिसॉल्व मतलब भंग, और मतलब ख़त्म कर दी जाती है उसकी एक्सपायरी होने के पहले भी। एक्सपायर कितने टाइम में होती है बच्चा, 5 ईयर का एक फिक्स टर्म होता है, पर इस टर्म के पहले भी हो जाता है कई बार। और ऐसा स्पेशली कब होता है, इफ़ नो पार्टी इज एबल टू कमांड मेजोरिटी। जब किसी एक पार्टी के पास या किसी भी पार्टी के पास मेजोरिटी नहीं होगी तो लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी, भंग हो जाएगी। इसका जो टेन्योर होगा, इसका जो टाइम पीरियड होगा, वो एमरजेंसी के टाइम एक्सटेंड भी कर सकते हैं। क्लियर हुई बात। जैसे कि ये प्री डिसॉल्व हो सकती है, टाइम के पहले ख़त्म हो सकती है, वैसे ही इसका टर्म बढ़ भी सकता है एट टाइम ऑफ एमरजेंसी। इलेक्शंस ऑफ लोकसभा, तो जो मेंबर होते हैं लोकसभा के वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं कौन, सिटीजन्स। पूरी कंट्री को बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, और ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं बच्चा, ये डिवाइड होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, कि 1 स्क्वायर किलोमीटर और 1 स्क्वायर किलोमीटर, ऐसा नहीं होता। कैसा होता है बच्चा, एरिया के बेसिस पे नहीं, पॉपुलेशन के बेसिस पे। कई बार ऐसा होगा कि इतने बड़े एरिया में भी इतनी ही पॉपुलेशन रह रही होगी, और इतने से एरिया में भी इतनी ही पॉपुलेशन रह रही होगी। तो भले ही यहाँ का एरिया बड़ा है, यहाँ का एरिया छोटा है, फिर भी ये कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी तो ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी, क्योंकि यहाँ पर बात पॉपुलेशन की होती है।
कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड थ्रू सीक्रेट बैलेट। सीक्रेट बैलेट मीन्स क्या होता है बच्चा, जिसको आप वोट देने जा रहे हो, जब आप को वो अथॉरिटीज़ जो इलेक्शन में हेल्प कर रही हैं उन्हें भी पता ना चले कि आपने वोट किसको दिया है। इट मीन्स ये सीक्रेट रखा जाता है कि हु हैज़ गिवन वोट टू हुम। तो कैंडिडेट इलेक्ट होते हैं सीक्रेट बैलेट के थ्रू। हर एडल्ट सिटीजन जिसकी एज 18 या 18 अबव है उसके पास राइट टू वोट है। इन इंडिया वी हैव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, आप बस 18 साल के हो जाओ बेटा, कोई डिस्क्रिमिनेशन हो, कोई नहीं पूछेगा आपका रिलीजन क्या है, हिंदू हो मुस्लिम हो, कलर गोरे हो काले हो, कास्ट राजपूत हो ठाकुर हो, कोई नहीं पूछता, नहीं तो क्रीड पूछी जाएगी, बस 18 साल का होना ज़रूरी है। इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने का काम दिया है हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बहुत ही पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है भैया ये भी इंडिया की, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और इसका होता है इलेक्शन कमिश्नर, CEC, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। हो सकता है स्टूडेंट्स आपकी मैम पूछ लें कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो वो आप क्या बताएंगे, राजीव कुमार। कौन है बच्चा, राजीव कुमार। ठीक हुई बात। अब दूसरी बात, आपको ये जो राजीव कुमार हैं इनका इमेज, इनका जो पिक्चर है वो देख लेना है, क्योंकि आजकल पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी एग्जाम में इंक्लूड किए जाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। ये है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसके थ्रू आजकल होती है वोटिंग। पहले होता था बैलेट पेपर, बैलेट पेपर पे ऐसे कैंडिडेट का नाम लिखा होता था और एक साइन बना होता था, जो इलिटरेट है वो साइन देख के समझ आए, और यहाँ पर वो सील लगा देते थे, इस तरीके से सील होती थी, ठीक है। पर अब इस बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शंस में वोटिंग नहीं होती है, वोटिंग होती है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। बस अब आपको यहाँ जाके इस बटन को या इस बटन को प्रेस कर देना है, आपका वोट डल जाएगा। अब कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होती है, कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया होता है कंप्राइजिंग सर्टेन नंबर ऑफ पीपल। मैंने पहले ही बताया कि दो कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया में बड़ी और छोटी हो सकती हैं, पर यहाँ पर बात होती है पॉपुलेशन की, नंबर ऑफ पीपल की, ठीक है बात। जो एलिजिबल वोटर्स हैं वो सेम होने चाहिए ऑलमोस्ट। चलो तो यहाँ से जो व्यक्ति इलेक्ट होकर जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा उस एरिया को पार्लियामेंट में, लोकसभा में। एट प्रेजेंट जो लोकसभा है उसमें उसकी 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है। इलेक्शन जनरली कंसिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स रिप्रेजेंटिंग वेरियस पॉलिटिकल पार्टी। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाजवादी पार्टी है, आरजेडी है, आम आदमी पार्टी भी है। ये बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, ये अपने अपने कैंडिडेट्स को इलेक्शन कॉन्टेस्ट कराती हैं। सम सच पार्टीज आर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, और इनके कुछ जो कैंडिडेट्स होंगे वो इलेक्शन लड़ेंगे, ठीक है। पर कई बार ऐसा भी होगा बच्चा कि कुछ कैंडिडेट किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करना चाहते, तो वो कैंडिडेट इंडिपेंडेंट कैंडिडेट कहलाएंगे, ठीक है। सपोज करो कम्युनिस्ट पार्टी के 2 कैंडिडेट हैं, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के भी 2 कैंडिडेट हैं, ऐसे सबके कैंडिडेट हैं। पर कुछ जो कैंडिडेट होते हैं वो चाहते हैं कि मैं किसी भी पार्टी के साथ अलायंस नहीं बनाऊंगा, किसी भी पार्टी को ज्वाइन नहीं करूंगा। सम कैंडिडेट्स ऑल्सो कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑन देयर ओन, उन्हें हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। हिंदी में बोलते हैं निर्दलीय उम्मीदवार, जिसका कोई दल नहीं हो। दल मतलब पॉलिटिकल पार्टी, जिसका कोई दल नहीं है वो निर्दलीय, इंग्लिश में बोलेंगे इंडिपेंडेंट। पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पर कंटिन्यू हो रही थी तो स्टूडेंट मैंने यहाँ से ले लिया, पर ऊपर भी बहुत कुछ है जो बहुत अच्छा है, पहले हम वो पढ़ेंगे। चलो, इंडियन गवर्नमेंट लेजिस्लेचर होता है, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं और जुडिशरी होती है। लेजिस्लेचर में आता है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा होती है, ठीक है बात। एग्जीक्यूटिव में आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल, मतलब जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स होंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, वो सब आ जाएंगे। फिर जुडिशरी के अंदर आता है सुप्रीम कोर्ट, है ना, एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट। गवर्नमेंट ऑफ, बाय एंड फॉर द पीपल,
चलो अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, ये मैं अगर पेपर बनाऊं तो ये क्वेश्चन जरूर पूछूं। व्हाट क्वालिफिकेशन टू बिकम द मेंबर ऑफ लोकसभा, मुझे अगर लोकसभा के लिए इलेक्शन लड़ने हैं तो क्या क्वालिफिकेशन मेरे अंदर होने चाहिए? पहला, मैं इंडियन सिटीजन होनी चाहिए। दूसरा, मेरी जो एज है वो 25 से कम नहीं होनी चाहिए, मतलब 25 और 25 से ज़्यादा ही हो, और मैं मेंटली साउंड हूँ। किसी पागल को लोकसभा का मेंबर नहीं बनाया जा सकता। इट शुड नॉट बी इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकल जाना। जब आपके लाइबिलिटीज, आपका जो कर्ज है, आपकी जो देनदारी है, जब आपके एसेट से जो आपके पास संपत्ति है उससे ज़्यादा हो जाती है तो आप हो जाते हो इंसॉल्वेंट। तो ही शुड नॉट बी इन डेप्ट, वो कर्जे में ना हो। एंड शुड हैव एबिलिटी टू मीट हिज फाइनेंशियल कमिटमेंट, उसके जो भी फाइनेंशियल कमिटमेंट्स है वो उसको पूरा करने के लायक हो, इंसॉल्वेंट ना हो। ऐसा व्यक्ति ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। इट शुड नॉट होल्ड एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। सपोज करो कि मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, है ना, किसी भी स्कूल में एक्सवाइजर में गवर्नमेंट टीचर हूँ, तो आई विल नॉट बी एबल टू फिल द फॉर्म टू बी द मेंबर ऑफ लोकसभा। मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं कर सकती क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, तो पहले मुझे यहाँ से रिजाइन देना पड़ेगा, देन ओनली आई कैन अपीयर फॉर दैट पर्टिकुलर। He should not be a member of other legislature at the same time. स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट भी ना हो, किसी भी लेजिस्लेचर का पार्ट ना हो, ठीक है। एक ही पोजीशन आप अपने पास रख सकते हो, या तो गवर्नमेंट जॉब हो, या मेंबर ऑफ लोकसभा बन जाओ, या मेंबर ऑफ राज्यसभा बन जाओ, या किसी स्टेट असेंबली में एमएलए बनो। एक होनी चाहिए आपके पास पोजीशन, ठीक है, दो दो नहीं मिलेगी। हु फॉर्म्स द गवर्नमेंट, अब सरकार कौन बनाएगा? जो लीडर होगा लोकसभा का वो जनरली लीडर होगा पॉलिटिकल पार्टी का और कोलिशन पार्टी का, ठीक है बात। जैसे सपोज करो कि 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली, तो 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज थी जो नेशनल लेवल पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट की, पर मेजॉरिटी किसी को भी नहीं मिली, तो ये आपस में मिलके बना लेते हैं कोलिशन। तो जो लोकसभा का जो जनरली लीडर होगा वही लीडर होगा या तो पॉलिटिकल पार्टी का या कोलिशन का, उसके पास हाईएस्ट नंबर होंगे, मेजॉरिटी में वोट या सीट्स उसी व्यक्ति को, पार्टी को मिली होंगी, तो वो उसे इनवाइट कर लेता है प्रेसिडेंट। सपोज करो अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी की, 2019 में बनी, 2014 में भी बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो बीजेपी पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिले, सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इनके जीत के आए सबसे ज़्यादा सीट्स पे, तो इनका जो लीडर था वो कौन था? नरेंद्र मोदी। तो ये नरेंद्र मोदी को किसने इनवाइट किया? प्रेसिडेंट ने इनवाइट किया, और ये क्या बन गए? पीएम। तो ये कहना चाह रहे हैं ये लोग कि जो लोकसभा का जो लीडर होता है जनरली वही पॉलिटिकल पार्टी या कोलिशन का लीडर होता है, ठीक है, और ये इसी को इन्वाइट करता है, इन्हीं को इन्वाइट करते हैं प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। बाद में ही और शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। अभी तक तो भाई एक ही प्राइम मिनिस्टर हुई हैं, फीमेल लेडी प्राइम मिनिस्टर, जिन्हें हम आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, इंदिरा गांधी, और उसके बाद कोई भी नहीं हुई अभी तक, सारे मेल ही हैं। मैं प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही हूँ, प्रेसिडेंट की नहीं, है ना। प्राइम मिनिस्टर अभी तक एक ही हुई है जिनका नाम है इंदिरा गांधी, ठीक हुई बात। चलो, और उसके बाद अब तक कोई भी फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंडिया में नहीं बनी है। अब जो प्राइम मिनिस्टर होगा बेटा, कौन? जो प्राइम मिनिस्टर होगा जिसकी सरकार बन गई होगी, अब उसका दूसरा काम होगा कि वो क्या करे? सिलेक्ट करे अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को। देखो गवर्नमेंट, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, तो गवर्नमेंट को बहुत सारे लोगों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज देनी पड़ेंगी, ठीक है बात। जैसे डिफेंस मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर बनाना पड़ेगा, और कौन बनाना पड़ेगा? अभी फाइनेंस मिनिस्टर जैसे निर्मला सीतारमन, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो ऐसे बहुत सारे मिनिस्टर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है बात। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कौन अपॉइंट करेगा बच्चा? कौन सेलेक्ट करेगा? प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट तो करेगा प्रेसिडेंट, सेलेक्ट करेगा प्राइम मिनिस्टर। अपॉइंट करने का काम किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास है, पर उसको सिलेक्ट करके कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। ये जो मिनिस्टर होते हैं इनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स का हेड बना दिया जाता है। दिस पॉलिटिकल पार्टी और द कोलिशन पार्टी इज नोन एज रूलिंग पार्टी। अब जिसकी सरकार बनी है, भले वो एक सिंगल पॉलिटिकल पार्टी की बनी हो, जैसे अभी है,
अभी किसकी है? बीजेपी, एक सिंगल पार्टी की। पर इसके पहले जब मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट थी तो वो यूपीए की गवर्नमेंट थी। यूपीए क्या है? एक अलायंस है, ठीक है, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, इसकी सरकार थी, एक सिंगल पार्टी की सरकार नहीं थी। पर अभी तो एक सिंगल पार्टी की सरकार है, बीजेपी। तो बीजेपी क्या रूलिंग पार्टी है। अब बेटा वो मेंबर्स, वो पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन जीत नहीं पाई, ठीक है, तो द मेंबर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज हु आर नॉट द मेंबर ऑफ रूलिंग पार्टी, वो सारे मेंबर जो रूलिंग पार्टी के पार्ट नहीं है, अपोजिशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अपोजिशन। जैसे अभी रूलिंग पार्टी है बीजेपी और अपोजिशन में कौन है बेटा? कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और आरजेडी। नहीं, आरजेडी छोड़ दो, चलो इतना ही याद रखो। सेंट्रल लेवल पे अगर मैं बात करूँ तो सेंट्रल में अपोजिशन है कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी। तो जो इलेक्शन जीतेगा वो होगा रूलिंग पार्टी, और जो इलेक्शन हारेगा वो बनाएगा अपोजिशन। चलो, अब जो मेंबर्स होते हैं वो स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं और डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट करते हैं। स्पीकर भी होगा, डेप्यूटी स्पीकर भी होगा। इट इज़ द स्पीकर। जब लोकसभा की मीटिंग्स चलेंगी, प्रोसीडिंग्स होंगी, तो उन्हें प्रिसाइड कौन करेगा बच्चों? स्पीकर, ठीक है। लोकसभा की वर्किंग को प्रिसाइड करने का काम किसका? स्पीकर का। इसीलिए इसे प्रिसाइडिंग ऑफिसर भी कहा जाता है। जो स्पीकर होता है वो ऑर्डर और डिसिप्लिन मेंटेन रखता है। ऐसे आप लोग देखना कभी, अभी करंट जो स्पीकर हैं वो हैं ओम बिरला। करंट स्पीकर कौन है बच्चा? ओम बिरला। ओम बिरला को अभी जब जैसे यूट्यूब में डालो आप ओम बिरला इन लोकसभा, तो आपको देखना कभी ऐसे बोलेंगे आप बैठ जाइए, आप बोलिए, आपको ये नहीं बोलना चाहिए, आपको संसद की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे ओम बिरला जो हैं वो मैनेज करते हैं लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को, ठीक है बात। जो स्पीकर होता है वो मेंटेन करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन भी। बिल्कुल आप देख ही लेना आज ही बिजनेस ऑफ लोकसभा। इन द एब्सेंस, अगर जब डेप्यूटी स्पीकर नहीं होंगे तो कौन काम संभालेगा? डेप्यूटी स्पीकर। वैसे तो हमेशा ओम बिरला ही देखते हैं, पर जब ओम बिरला किसी रीजन से अगर वहाँ नहीं है तो कौन देखेगा? डेप्यूटी स्पीकर। पर स्टूडेंट्स अभी तो प्रॉब्लम ये है कि अभी तो डेप्यूटी स्पीकर नहीं है, अभी डेप्यूटी स्पीकर की पोस्ट वैकेंट है, ठीक है बात। पर हमेशा स्पीकर होता है और डेप्यूटी स्पीकर होता है, और स्पीकर लोकसभा की प्रोसीडिंग्स को लॉ एंड ऑर्डर मतलब प्रॉपर वे में चलाता है। और जब स्पीकर नहीं होता तो उसकी जगह पे कौन प्रोसीडिंग्स को देखता है? डेप्यूटी स्पीकर। जो स्पीकर होता है वो लॉ एंड ऑर्डर एंड डिसिप्लिन को मेंटेन करेगा। जब वो नहीं होगा तो डेप्यूटी स्पीकर उसके काम को करेगा। वर्किंग ऑफ द लोकसभा। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने मैंडेटरी कहा है कि 2 सेशन तो पार्लियामेंट के साल भर में होने ही चाहिए, ठीक है। पर बेटा 3 सेशन होते हैं। अ सेशन मीन्स सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट टू डिस्चार्ज दिस फंक्शन। अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जब पार्लियामेंट के मेंबर बैठते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं? सेशन, ठीक है बात। जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने कहा है कि जो 2 सेशन होंगे बच्चा उसके बीच का डिफरेंस 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। खैर अभी तो हम 3 सेशन लगा रहे हैं, पर फिर भी कुछ भी हो जाए 2 सेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो 6 मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा किसने कहा? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। जो फर्स्ट आवर होता है हर सेशन का वो अलॉटेड होता है। द फर्स्ट आवर ऑफ ईच डे, हर दिन जब लोकसभा में प्रोसीडिंग्स होंगी, सेशन होंगे, तो जो फर्स्ट आवर है वो हमने अलॉट किया है फॉर पुटिंग क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर। इस टाइम में आप मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन आवर। No business can be transacted in either house unless 10% of total members of house are present. चलो छोड़ो। क्वेश्चन आवर किसको बोलते हैं? शुरू का जो 1 घंटा होता है हर प्रोसीडिंग के शुरुआत में, वो क्वेश्चन आवर को होता है। दूसरी बात बेटा, लोकसभा की प्रोसीडिंग्स जब तक आप कंडक्ट नहीं कर सकते जब तक 10% मेंबर ना आ गए हों, ठीक है। इस 10% मेंबर को क्या कहते हैं? कोरम। क्या कहते हैं? कोरम। जो 10% मेंबर हैं वो जब तक नहीं आएंगे तब तक प्रोसीडिंग्स नहीं होगी,
टोटल मेंबर्स का 10% आ जाना चाहिए। अब जैसे टोटल मेंबर हुए 550, तो इसका 10% क्या हो जाएगा बेटा 55। तो जब तक 55 मेंबर नहीं आ जाएंगे तब तक लोकसभा की प्रोसीडिंग्स हम चालू नहीं कर सकते। और इसी 10% का जो क्राइटेरिया, इसे हम क्या कहते हैं, quorum। जो पार्लियामेंट है वो लॉज को इंट्रोड्यूस कर सकती है और ओल्ड को चेंज भी कर सकती है। देखो टाइम बिंग हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज से कब बना है बच्चा, 1950 में तो हमने इसको एनफोर्स कर दिया था, 1949 में कंप्लीट हो गया था। ठीक हुई बात। आज हमें 2023 में, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, इस डेट को, इस ईयर में कॉन्स्टिट्यूशन बनके कंप्लीट हो गया था, इसमें हमने उसको एनफोर्स कर दिया और आज हम यहाँ पर हैं 2023 में। तो 50 ईयर तो 2000 तक हो गए और फिर 23 ऊपर, तो मतलब 73 ईयर्स। कितने? 73 ईयर। 50 और 23, 73 ईयर्स में बेटा तुम्हें नहीं लगता कि बहुत सारे चेंजेस आ गए होंगे? आ ही गए होंगे ना। तो उन चेंजेस को अकोमोडेट करने के लिए हम न्यू लॉज भी लाते हैं और जो ओल्ड वंस है उनमें कुछ चेंजेस भी करते हैं। जो लॉ होता है इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड एज बिल। बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल ही आगे जाके लॉ बनेगा। तो लॉ को पहले इंट्रोड्यूस किया जाता है बिल की तरह, दोनों ही सदनों में, दोनों ही हाउसेस में, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। ठीक है, बोथ द हाउसेस, लोकसभा एंड द राज्यसभा, हैव टू पास इट। दोनों ही हाउसेस में उसको प्रेजेंट किया जाएगा और दोनों ही हाउसेस से उसका पास होना भी जरूरी है। समझ में आई बात? पहले लॉ को हम बिल की तरह इंट्रोड्यूस करते हैं तो दोनों ही सदनों में, दोनों ही हाउसेस से उसका पास होना जरूरी है और दोनों ही हाउसेस में प्रेजेंट होगा, उसके बाद प्रेजेंट होगा, उस पर डिस्कशन होंगे, उसके बाद पास हो जाएगा। बिल कैन बी डिवाइडेड एज फॉलो। एक बिल होता है ऑर्डिनरी बिल, दूसरा मनी बिल, तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट बिल। नाउ द फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। लोकसभा क्या क्या करता है? पहली बात तो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, ये बिल को पास करते हैं, लॉज बनाते हैं। वो सारे बिल जो कि यूनियन लेजिस्लेचर की यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और जो कॉन्करेंट लिस्ट का भी सब्जेक्ट है, वो दोनों ही कौन पास कर सकता है, कौन इंट्रोड्यूस कर सकता है? लोकसभा। ठीक है बात? फिर से देखो एक बार, दे पास बिल्स एंड मेक लॉज। बिल को पास करेंगे, नियम बनाएंगे। एनी बिल रिगार्डिंग सब्जेक्ट इन यूनियन, यूनियन का सब्जेक्ट हो या कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट हो, दोनों को ही इस हाउस में डिस्कस किया जा सकता है, लॉज बनाए जा सकते हैं। फिर फाइनेंशियल पावर, जो हाउस है द हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, कंट्रोल द ट्रेजरी। खजाना इसी के पास है, खजाना पूरा किसके पास है? लोकसभा के पास। नो बजट और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कैन बी मेड विदाउट द परमिशन ऑफ द हाउस। लोकसभा की परमिशन के बिना कोई भी बजट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नहीं बनाया जा सकता। अ मनी बिल हैज टू बी मूव्ड ओनली इन द लोकसभा। मनी बिल सिर्फ किसकी जिम्मेदारी है? लोकसभा। देन कंट्रोल ओवर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, भले वो डिफेंस मिनिस्टर हो, HRD मिनिस्टर हो, और डिफेंस हो गया, HRD हो गया, फाइनेंस मिनिस्टर हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिनिस्टर हो, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके टुवर्ड्स है? लोकसभा के टुवर्ड्स है। इट में रिमेन इन पावर ओनली as long as it enjoy the confidence of लोकसभा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तब तक ही रहेंगे जब तक लोकसभा में इनकी पार्टी मेजॉरिटी में रहेगी। So students, I am ending this video here only. If you have any doubt, any problem, to write in comment section. Part 2 में हम डिस्कस करेंगे राज्यसभा को।